हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 2 लेकर। इफ़ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को न्यूज़पेपर लेकर मार्केट में भागते हुए देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि जनरल ये जाओ ने लियाओ आर्मी को हरा दिया है और वो वापस आ रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दो लेडीज़ पर आता है, जिनमें से हरे कपड़ों वाली जाओ यूजिन की माँ होती है और ऑरेंज वाली उसकी भाभी। और वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहाँ गहने लेते वक्त यूजिन की भाभी अपनी सास से कहती है क्यों ना हम यूजिन की फ्यूचर वाइफ के लिए भी कुछ गहने ले ले। तो उसकी सास उससे कहती है भाभी होने के नाते तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए यूजिन के लिए लड़की ढूंढने के लिए। फिर वो कहती है मेरा यूजिन बचपन से ही काफ़ी बीमार रहता था और उसकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर है, पर उसका गुस्सा बहुत तेज़ है। अगर वो ऐसी लड़की से मिले जो कि शांत और अच्छी हो तो उसका ध्यान काम की चीज़ों में लगेगा और वो अपने आवारा दोस्तों के साथ रहना भी बंद कर देगा। इसके बाद यूजिन की माँ अपनी बहू से कहती है यूक और तुम्हारी शादी को 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यूक जाओ यूजिन के बड़े भाई का नाम है। बैक टू द स्टोरी। तो बेचारी बहू कुछ नहीं बोलती, तो उसकी सास उसे जल्दी से प्रेग्नेंट होने को कहती है। तभी उनके पीछे बैठी हुई दो लेडीज़ ये जाओ के बारे में बातें करने लगती हैं कि वो लिविंग किंग ऑफ हेल है और वो कैपिटल वापस आ रहे हैं। फिर वो दोनों ये जाओ कैसी दिखती है इसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगती हैं, जैसे कि वो बहुत लंबा है और उसकी आंखें पीतल की घंटी जैसी हैं और उसके पूरे चेहरे पर दाढ़ी है। वो ऐसा इसलिए कह रही होती हैं क्योंकि सभी को यही लगता है कि ये जाओ एक आदमी है। फिर वो न्यूज़पेपर में दिए ये जाओ के पोर्ट्रेट को देखने लगती हैं और बोलती है ये तो बहुत स्ट्रांग दिखता है और ये एक ही वार में 100 लोगों को मार सकता है। तो ये सब सुनकर जाओ यूजिन की माँ का ध्यान भी उन लेडीज़ की बातों पर चला जाता है, जहाँ वो उन लेडीज़ को बोलते हुए सुनती हैं कि ये जाओ लोगों की खाल उतार कर उनके मांस को कुक करके खाता है। ये सुनकर तो यूजिन की माँ बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बहू से पूछती है कि क्या तुमने इस लिविंग किंग ऑफ हेल के बारे में सुना है। तो बहू बोलती है मैंने नौकरों को उसके बारे में बात करते हुए सुना है और मैंने ये भी सुना है कि ये जाओ को ग्रेट जनरल ऑफ द वर्ल्ड्स मिलिट्री फोर्स का टाइटल भी दिया गया है। तो सासू माँ बोलती है क्या, एक ऐसे आदमी को जो इतना डेमोनिक दिखता है। फिर वो कहती है मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहूँगी। इसके बाद वो टॉपिक चेंज करके कहती हैं एक बार मेरे यूजिन की शादी एक शांत और सुशील लड़की से हो जाए तो ये गोल्डन हेयर पिन मैं उसे दूंगी। अगले सीन में हम जाओ यूजिन और उसके दोस्तों को ब्रॉथल में देखते हैं। तभी एक आदमी उनकी तरफ पैसों से भरी पोटली फेंकता है और यूजिन से बोलता है मेरे बड़े भैया को तुम बहुत पसंद आए हो और वो तुम्हारे साथ रात बिताना चाहते हैं। इसके बाद उसका बड़ा भाई सामने आता है और जाओ यूजिन से कहता है ब्यूटीफुल बॉय, क्या इतने पैसे काफ़ी हैं। तो ये सुनकर यूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उसके दोस्त उस आदमी और उसके बड़े भाई को मारने लगते हैं। तभी वहाँ ब्रॉथल की ओनर आती है और उन्हें झगड़ा बंद करने को कहती है। फिर वो उन दोनों आदमियों से कहती है तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो वो दोनों पूछते हैं क्या। तो ओनर उन्हें बताती है कि प्रिंस जाओ यूजिन अभी के महाराज के सगे भतीजे हैं। तो ये सुनकर वो दोनों शौक ही हो जाते हैं। फिर वो बताती है कि प्रिंस गुई अभी की महारानी के सगे भाई हैं। ये सुनकर तो वो दोनों अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं उन्हें ना पहचान पाने के लिए। तो प्रिंस उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में
हम जियांग को देखते हैं जो कि शाही फरमान लेकर साओ यूजिन की माँ के पास आता है और उन्हें पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि जाओ यूजिन को ग्रेट जनरल ऑफ द वर्ल्ड्स मिलिट्री फोर्स ये जाओ से शादी करने को कहा गया है और उन्हें अपनी शाही पत्नी के तौर पर अपनाना होगा। तो ये सुनकर कि उनके बेटे यूजिन की शादी लिविंग किंग ऑफ हेल से होने वाली है, बेचारी माँ तो बेहोशी हो जाती है। कहाँ वो ये जाओ से कभी भी नहीं मिलना चाहती थी और अब वही उनकी बहू बनने वाली है। इसके बाद सभी लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। अगले सीन में एक आदमी दौड़ते भागते जिंगहुआ ब्रॉथल के अंदर जाता है और यूजिन के पास आकर उससे कहता है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो यूजिन बोलता है कि क्या आज मेरा दिन खराब है? तो उसका दोस्त बोलता है, मैंने अपनी आंटी से सुना है कि राजमाता ने तुम्हारी शादी तय कर दी है, वो भी ग्रेट जनरल ऑफ द वर्ल्ड्स मिलिट्री फोर्स ये जाओ के साथ। ये सुनकर तो बेचारे यूजिन को जोर का झटका ही लग जाता है। तो प्रिंस कुई गुओ योंगजिन से पूछता है कि क्या तुम ग्रेट जनरल ये जाओ के बारे में बात कर रहे हो? वो तो लिविंग किंग ऑफ हेल है। फिर गुओ योंगजिन उन्हें बताता है कि मिस्टर जियांग पहले ही शाही फरमान लेकर तुम्हारे महल जा चुके हैं और महाराज ने खुद ही ये शादी तय कराई है। तो यूजिन बोलता है, मैं ये जानता हूँ कि उस चालाक आदमी ने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया है, पर फिर भी मैं उनका सगा भतीजा हूँ। फिर वो कहता है, मैं कभी भी एक मर्द को पसंद नहीं करूँगा। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक एक सच्चा मर्द हूँ। फिर वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। तो प्रिंस गुई उन्हें बताता है कि ये जाओ एक लड़की है। उसने 8 सालों से लियाओ और सॉन्ग सोल्जर्स को बुद्धू बनाया है और ये बात राजमाता और महाराज को भी पता नहीं थी। ये जाओ ने हाल ही में अपनी आइडेंटिटी रिवील की है कि वो एक लड़की है। तो इसलिए राजमाता से बात करने के बाद महाराज ये जाओ के मैच मेकर बन गए हैं। तो पूरी कहानी जानने के बाद उनमें से एक दोस्त यूजिन को बधाई देने लगता है। तो प्रिंस गुई बोलता है, तुम फिर भी लिविंग किंग ऑफ हेल से शादी नहीं कर सकते। ये जाओ ने अपनी ज़िंदगी के 8 साल अपने सैनिकों के साथ बिताए हैं और आज तक कोई उसकी रियल आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाया है। इसका मतलब वो एक मर्द जैसी ही दिखती है। इसके बाद वो न्यूज़पेपर में ये जाओ की पोर्ट्रेट देखते हैं और वहाँ लिखा होता है कि उसकी आंखें पीतल की घंटी जैसी है और उसके पैरों पर बहुत घने बाल हैं। तो ये पढ़कर यूजिन के दोस्त उससे कहते हैं, ये कितना डरावना है। ये सब सुनकर यूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ यूजिन का नौकर आता है और उसे बताता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। तो ये सुनकर यूजिन भागा भागा अपनी माँ के पास आता है। तो वो देखता है कि उसकी माँ फूट फूट कर रो रही होती है। फिर वो यूजिन को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है? फिर वो कहती है, जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है तब से हमारे परिवार की तो जैसे नींव ही हिल गई है। जिसका जैसा मन चाहे हमारे साथ वैसा कर सकता है। तो यूजिन को ये जाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई यूक अपने मन में बोलता है, माँ हमेशा से ही यूजिन को मुझसे ज़्यादा प्यार करती आई है, पर राजमाता ने यूजिन जैसे बेकार आदमी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। ये इसी के लायक है। उसकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि यूक यूजिन को कुछ खास पसंद नहीं करता है। इसके बाद यूक यूजिन से कहता है कि तुम राजमाता के आदेश को ठुकरा नहीं सकते हो। तुम कैसे ये जाओ से शादी नहीं करोगे? तो यूजिन बोलता है, अगर तुम्हें ये सही लग रहा है तो तुम ही उससे शादी कर लो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी 3 लड़कियाँ उसे रोकती है और वो तीनों यूजिन से कहती हैं, आप हमें डिवोर्स दे दो, और रोने लगती हैं। तो यूजिन उनसे परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम सिटी के सभी लोगों को सिटी गेट के सामने देखते हैं और वहाँ यूजिन के तीनों दोस्त भी होते हैं और सभी लोग जनरल ये जाओ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ये जाओ अपनी सेना के साथ आती है।
फिर वो राजा के पास जाते हैं, जहाँ राजा उसके काम की तारीफ करता है और बोलता है, ये फैमिली के 13 लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है हमारे सॉन्ग एम्पायर के लिए। इसके बाद राजा ये जाओ को इनाम देता है और जियांग को शाही फरमान पढ़ने को कहता है। तो जियांग फरमान पढ़ता है। तब जाकर ये जाओ को पता चलता है कि उसकी शादी जाओ यूजिन के साथ तय कर दी गई है। इसके बाद हम ये जाओ, हुली, ओल्ड क्यू, क्यू शुई और क्यू हुआ को ये फैमिली के एंसेस्टर टैबलेट्स के पास देखते हैं, जहाँ ये जाओ अपने पिता और भाइयों से कहती है, मैं वापस आ गई और मैंने येलू डडन को हरा दिया है। फिर वो उनके सामने झुक जाते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने आदमी से कहता है, किसी ऐसे को ढूंढो जो कि जाओ यूजिन पर नज़र रख सके। वो लड़का कुछ भी कर सकता है और उससे कहना कि वो अपनी शादी से भाग नहीं सकता और अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और ध्यान रहे कि वो अपने किसी भी दोस्त से ना मिल पाए। फिर राजा कहता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी शादी ये जाओ से करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में उन 3 में से एक लड़की यूजिन के लिए खाना लेकर आती है, पर यूजिन कुछ भी खाने से मना कर देता है, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूजिन अपने नौकर जियाओ जियाओजी को बुलाता है और उसके कानों में कुछ कहता है। एज अ ऑडियंस हमें वो बात नहीं सुनाई जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर क्यू शुई और क्यू हुआ पर आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से ही लगी होती हैं और बोल रही होती है, नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ। तो ये जाओ उनकी बातें सुनकर कहती है, अब बोलो भी। तो क्यू शुई ये जाओ को बताती है कि क्यू हुआ और उसे भूख लगी थी, तो वो दोनों किचन में खाना ढूंढने के लिए गए थे। तो वहाँ उन्होंने 2 कुक्स को बात करते हुए सुना जाओ यूजिन के बारे में, जहाँ वो बोल रहे थे कि जाओ यूजिन सिर्फ अपनी ही मनमानी करता है और वो एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। इसके अलावा वो ब्रॉथल्स का रेगुलर कस्टमर भी है और वो बस नाम से ही नहीं बल्कि सच्ची में भी एक लूज़र है। तो ये सब सुनकर ये जाओ उन दोनों से पूछती है कि क्या जाओ यूजिन हैंडसम है। फिर ये जाओ बोलती है, सब कुछ ठीक है अगर वो हैंडसम है। तो क्यू शुई कहती है, लगता है हमारी जनरल ये जानकर खुश है। फिर वो ये जाओ से कहती है, क्या आप किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती हैं जो आपको पसंद करता हो या जिसे आप पसंद करती हो। तो ये जाओ क्यू शुई से कहती है, ऐसे किसी को ढूंढ कर लाओ। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ये जाओ की भाभी आ जाती है। तो क्यू शुई और क्यू हुआ वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में जियाओ जियाओजी यूजिन के दोस्तों के पास उसका लेटर लेकर आता है। तो लेटर में यूजिन ने लिखा होता है कि मेरे प्यारे भाइयों, इस लेटर को देखना ऐसा ही है जैसे तुम मुझे ही देख रहे हो। आगे इसके बाद लेटर में इमोशनल बातें लिखी होती है और यूजिन उनसे उनकी हेल्प मांगता है इस पिंजरे से उसे निकालने में। तो लेटर पढ़कर वो तीनों कुछ नहीं बोलते। सीन चेंज होता है और हम ये जाओ और उसकी भाभी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी भाभी उससे कहती है, अब तुम्हारी शादी में सिर्फ आधा महीना ही बचा है, तो तुम्हें किस तरह की डावरी चाहिए वो मैं प्रिपेयर करवा दूंगी। तो ये जाओ बोलती है, आप बस मेरे वो वेपन्स तैयार करवा दीजिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। फिर वो कहती है, हमें दहेज देना क्यों ज़रूरी है। तो उसकी भाभी उससे कहती है, शादी एक बहुत बड़ा आयोजन है और अगर इसमें दहेज नहीं होगा तो ये बात आप भूल जाइए कि आपको आपके ससुराल में कोई बातें नहीं सुनाएगा। तो ये सब सुनकर ये जाओ डावरी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद उसकी भाभी बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी प्रिपेयर करी है, चलकर उसे एक बार देख लो। तो ये जाओ बोलती है, भाभी आप ही चुन लीजिए। फिर वो कहती है, मैं मर्द हूँ, मैं भला कैसे लड़कियों के आइटम्स को चुनूँगा। तो उसकी भाभी कहती है, क्या कहा मर्द। तो ये जाओ चुप हो जाती है और अपनी भाभी से कहती है, तो आप मुझे एक लड़की बनना सिखाइए। फिर नेक्स्ट सीन में क्यू शुई और क्यू हुआ ये जाओ की भाभी के पास आती हैं
और उनसे कहती हैं, हमने जनरल को आपने जैसे कहा था हमने वैसे ही तैयार कर दिया है। तभी वहाँ ये जाओ की एंट्री होती है, जो कि बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार हुई होती है और वो बहुत प्रिटी लग रही होती है, पर वो सिर्फ देखने में ही लड़की लग रही होती है, पर उसकी चाल ढाल और बोलने का तरीका बिल्कुल लड़कों जैसा ही होता है, जो देखकर क्यू शुई और क्यू हुआ को बहुत हंसी आ रही होती है। तो ये जाओ को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद उसकी भाभी उसे लड़कियों की तरह चलने की ट्रेनिंग देती है, वो भी बुक्स को बैलेंस करते हुए। तो ये देखकर क्यू शुई और क्यू हुआ को बहुत हंसी आ रही होती है। इसके बाद ये जाओ कि भाभी उसे फ्लावर अरेंजमेंट करना सिखाती है, पर ये जाओ से वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता है। उसकी भाभी उसे ये फिर से करने को कहती है, पर ये जाओ से फिर भी ठीक से नहीं हो रहा होता है। तो उसकी भाभी उससे परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये जाओ सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही होती है, पर उससे वो भी काम नहीं हो पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ की भाभी उसे एक बुक देती है, जिसमें एक अच्छी और गुणी पत्नी कैसे बने ये तरीके लिखे होते हैं। तो वो बुक पढ़कर ये जाओ को उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो सिर दर्द का बहाना बनाने लगती है। तो उसकी भाभी कहती है, जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें एक लड़की बनना सीखना ही होगा। तो ये सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है। तो उसकी भाभी कहती है, हाँ मैं ही गलत हूँ। तो ये जाओ उन्हें मनाने की कोशिश करने लगती है और बोलती है, मैं इसे कहती हूँ। तो उसकी भाभी उससे कहती है, इसे 100 बार कहो। तो ये सुनकर बेचारी ये जाओ शौकी हो जाती है। और इसी के साथ पार्ट 2 की एंडिंग यही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।